प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन, पाचन का अध्ययन करेंगे हम लोग। कल के वीडियो हमने आपको बताया था कि छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन किस प्रकार से होता है, उस चीज को मैंने कल के वीडियो में हमने आपको बताया था। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे, पहले तो अध्ययन करेंगे हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले आते हैं हम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने आहार नाम का एक डायग्राम हमने आप बना दिया है यहाँ पर, और इसके कुछ भागों को हमने नामांकित किया है। जैसे ये वाला भाग है यकृत, ये वाला भाग है पित्ताशय, ये वाला भाग है ग्रहणी, ये वाला भाग है अग्नाशय। हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, हमारी बॉडी में पाचन जो है केवल 3 ही कंपोनेंट का होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। तो प्रोटीन का हमने आपको बता दिया था। अब देखिए, अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, यहाँ ये देखिए आप ग्रहणी है, तो छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है इसमें। बाकी भोजन का पाचन जो है ये अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत वाले भाग में होता है। हमने आपको बताया था कि छोटी आंत के जो है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसके जो है 3 भाग होते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था, एक बार वापस आपको बता रहा हूं मैं। पहला भाग है डुओडेनम, यानी इसे ग्रहणी कहते हैं। दूसरा है जेजुनम, इसको कहते हैं अग्र क्षुद्रांत, और तीसरा है इलियम, जिसको कि क्षुद्रांत कहते हैं। तो अब ये वाला भाग जो है, ये यानी ये वाला भाग जो है, ये है आपका अग्र क्षुद्रांत, और बाकी ये वाला भाग जो है ये है क्षुद्रांत। तो ज्यादातर भोजन का पाचन जो है डुओडेनम वाले भाग में, यानी ग्रहणी वाले भाग में हो जाता है। बाकी समाज कुछ भाग जो बचा होता है उसका पाचन, अंतिम रूप से उसका पाचन जो है अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में हो जाता है। अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, इसमें पची हुई भोज्य पदार्थों का प्रायः और शोषण ही होता है। पाचन अपेक्षाकृत, इसकी अपेक्षाकृत, ग्रहणी की अपेक्षाकृत कम होता है। तो अब इसके बाद देखें कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। अब जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड व ऑलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड का पाचन नहीं होता है हमारी बॉडी में। पाचन जो है वो केवल पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड व ऑलिगोसेक्राइड का ही पाचन हमारी बॉडी में होता है, बाकी मोनोसेक्राइड का पाचन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है पाचन इसमें। तो आमाशय में भोजन जो है लगभग 3 घंटे तक रहता है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर के आमाशय के ऑक्सीडेटिव कोशिकाओं द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये भोजन को अम्लीय बनाता है, और भी इसके तमाम कार्य हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आमाशय से भोजन जो है वो धीरे धीरे विस्तृत करके, थोड़ा थोड़ा करके पित्ताशय वाले भाग में, ये ग्रहणी वाले भाग में आने लगता है। अब जाहिर सी बात है, ग्रहणी वाले भाग में भोजन आएगा तो
भोजन ये अम्लीय होगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका पीएच बहुत कम है, अम्लीय है। तो अम्लीय होने से दो प्रॉब्लम है इस यहाँ पर। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि अम्लीय होने के नाते ग्रहणी की जो आंतरिक दीवार है वो क्षतिग्रस्त हो सकती है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि अम्लीय होने के नाते, यानी कि इसका पीएच कम है, पीएच कम होने के नाते वसा पाचक जो एंजाइम्स हैं, मेन एंजाइम है लाइपेज, तो लाइपेज एंजाइम जो है अम्लीय माध्यम में क्रियाशील नहीं होता है, उसको सामान्य माध्यम चाहिए। तो इसके लिए होता क्या है कि ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथि? ब्रूनर। हमने आपको कल बताया था, ग्रहणी में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है, जिसके द्वारा क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव होता है, उसमें बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। अब इसके अलावा पित्ताशय से पित्त निकल करके भी इसी भोजन में आकर के यहाँ पर मिल जाता है, तो पित्त यानी पित्त रस में जो है उसमें भी पित्त लवण होते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथि का स्राव और पित्ताशय का स्राव, ये दोनों भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं। अब इसके बाद भोजन यहाँ ग्रहणी जब आया तो यहां पर अग्नाशय जो है, अग्नाशय द्वारा एमाइलेज नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम स्रावित होता है। अग्नाशय द्वारा एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एमाइलेज नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्रावित होता है। यह एमाइलेज करता क्या है कि भोजन में जो पॉलीसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड का मतलब जैसे स्टार्च है, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, वह अन्य कार्बोहाइड्रेट, यह एमाइलेज एंजाइम करता क्या है, इन पॉलीसेक्राइड को जो है इनको पचा देता है। किसमें पचा देता है? इनको माल्टोज में, माल्टोज प्लस ऑलिगोसेक्राइड, माल्टोज प्लस ऑलिगोसेक्राइड में इनको तोड़ देता है। वापस देखिए, आमाशय से भोजन धीरे धीरे करके ग्रहणी में आता है। ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा तरल क्षारीय तरल का स्राव होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के ब्रूनर ग्रंथियों का क्षारीय तरल पित्त और पित्त रस, ये दोनों मिलकर के भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर देते हैं। इसके बाद अग्नाशय ग्रंथि द्वारा एमाइलेज नामक, यहां पर एमाइलेज लिख दो आप, एमाइलेज नामक प्रोटीन पाचक एमाइलेज नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्रावित होता है। यह एमाइलेज क्या करता है कि भोजन में जो स्टार्च, ग्लाइकोजन व अन्य पॉलीसेक्राइड होते हैं उनका पाचन ये जो है माल्टोज और ऑलिगोसेक्राइड में कर देता है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या होता है। इसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम देखिए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए का पाचन करता है। इसमें कर देता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ये डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड में तोड़ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड में इनको तोड़ देता है। फिर इसके बाद राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, राइबोन्यूक्लियेज ये क्या करता है, ये एंजाइम आरएनए का पाचन कर देता है। आरएनए का पाचन किसमें कर देता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड में, राइबोन्यूक्लियोटाइड में इनका पाचन कर देता है। तो पहला स्टेप हमने आपको बताया कि पाचन, छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। सबसे पहले अग्नाशय द्वारा अग्नाशय स्रावित होता है, जिसमें कि एमाइलेज नामक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। यह एमाइलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च, ग्लाइकोजन आदि पॉलीसेकेराइड का पाचन जो है माल्टोज और ऑलिगोसेकेराइड में कर देता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, यह डीएनए का पाचन कर देता है, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कर देता है इसका पाचन। फिर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ये जो है आरएनए का पाचन राइबोन्यूक्लियोटाइड में कर देता है। अगला स्टेप देखिए, तीन स्टेप हमने आपको बताए। चौथा स्टेप अब देखो, अब होता क्या है, अब यहां से ये भोजन जो बच गया है, ये बचा हुआ भोजन आ जाता है अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत में। तो छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा, एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम स्रावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे हम आपको बता रहे हैं, एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा सीमित, डेक्स्ट्रीनेज, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रीनेज आदि कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या बताया हमने आपको कि ग्रहणी से भोजन आगे की तरफ आगे बढ़ता है, अगर क्षुद्रांत में आता है। छोटी आंत की एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा सीमित, डेक्स्ट्रीनेज आदि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। अब ये एंजाइम करते क्या है, ये देखिए। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज शर्करा को का पाचन करता है। तो पाचन किसमें करेगा, ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी कि माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देता है। आप देखिए यहाँ पर माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। हमने आपको बताया था डाइसैकेराइड होते क्या है, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो मोनोसैकेराइड अणु पाए जाते हैं उनको डाइसैकेराइड कहते हैं। तो माल्टोज जो है यह एक डाइसैकेराइड है। तो माल्टेज एंजाइम इस माल्टोज को ग्लूकोज के दो अणु में तोड़ दे, यानी कि डाइसैकेराइड को तोड़ करके मोनोसैकेराइड में बदल देता है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड अणु होता है जिसका कि पाचन आगे नहीं होता है। इसके बाद सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, सुक्रेज एंजाइम जो है ये सुक्रोज शर्करा
सुक्रोज, देखिए सुक्रोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है ये सुक्रेज, यानी सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज का सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी एक डाइसैकराइड है। सुक्रोज भी डाइसैकराइड है जो कि दो मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। और कौन से? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज का जल अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज मुक्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, ये देखिए तीसरा है लैक्टेज। देखिए क्या करता है? लैक्टोज शर्करा का पाचन करता भाई। लैक्टेज एंजाइम क्या काम करता है? ये लैक्टोज शर्करा का पाचन करता है। कैसे करता है? लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा का जो पाचन करता है तो एक अणु ग्लूकोज का प्राप्त होता है, ग्लूकोज का एक अणु, और गैलेक्टोज का एक अणु प्राप्त होता है। गैलेक्टोज का एक अणु प्राप्त। अब देखिए, अब ये ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या है? ये दोनों मोनोसैकराइड हो गए, यानी और लैक्टोज का, लैक्टोज भी एक डाइसैकराइड है, यानी माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सारे डाइसैकराइड हैं, अर्थात ये सारे दो मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो लैक्टोज शर्करा का जब पाचन होता है तो एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का प्राप्त होता है। इसके बाद है अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम। क्या करता है? ये जो है सीमित डेक्स्ट्रिन को इसका पाचन करता है, यानी अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम जो है ये अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के अणु प्राप्त हो जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन जो है यह एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 3 से लेकर के 9 मोनोसैकराइड अणु पाए जाते हैं, यानी यह जो है यह एक प्रकार का ओलिगोसैकराइड है। तो अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन में 3 मोनोसैकराइड से लेकर के 9 मोनोसैकराइड अणु पाए जाते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से जो है छोटी आंत के जेजुनम और इलियम यानी आपके क्षुद्रांत और क्षुद्रांत वाले भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखिए, पाचन जो भी बने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये सारे मोनोसैकराइड अणु होते हैं। मोनोसैकराइड जब हो गए, अब ये सीधे अवशोषित होकर के सूक्ष्माणुओं द्वारा अवशोषित होकर ब्लड में पहुंच जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पर, ये जो एंजाइम है सारे माल्टेरी एंटेरोसाइट, अब छोटी आंत के एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिनेज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम जो है ये सूक्ष्मांकुरों की सतह पर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं, एक बार हम आपको वापस बता दे रहे हैं कि ये जो अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत है, इनकी सतह पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे रसांकुर कहते हैं। और इस रसांकुरों पर भी लगभग, इन प्रत्येक रसांकुर पर लगभग 1000 सूक्ष्म बाल जैसी, रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। इन्हीं को कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। तो यही सूक्ष्मांकुरों द्वारा बचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से ये, अब देखिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों जो है ये आइसोमर है। क्या है? आइसोमर, यानी कि जिसको क्या हिंदी में कहेंगे समावयवी। समावयवी
या आइसोमर। तो समावयवी जिसे कहते हैं समान अवयव वाले। अब इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, समावयवी यानी समान अवयव वाले, समान घटक वाले। अर्थात समावयवी क्या होते हैं? वे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान लेकिन रासायनिक संरचना उनका अलग अलग होता है, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहते हैं। वापस देखें, ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन उनकी रासायनिक संरचना अलग होती है, उन्हें समावयवी कहते हैं। अब जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तीनों समावयवी हैं, अर्थात इनका सूत्र जो है वो क्या है? C6H12O6। ये इनका रासायनिक यानी अणुसूत्र है इनका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का तीनों का सूत्र यही है। तो इनका अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना इनकी अलग अलग होती है, इसलिए इनको आइसोमर कहा दिया जाता है। ये तीनों आइसोमर होते हैं। तो ये हमने आपको बताया। अच्छा, अब देखें, यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में मोनोसैकराइड अणु प्राप्त हो गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जो भी है प्राप्त हो गए। अब ये सीधा इनका अवशोषण ब्लड में हो जाएगा। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि छोटी आंत में वसा का पाचन किस प्रकार से होता है। छोटी आंत में वसा का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट की जगह पर अब यहां पर हम लिख देंगे फैट। फैट, डाइजेशन ऑफ फैट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो भाई, वसा का पाचन कैसे होता है? तो फिर से वही प्रक्रिया आप देखिए यहां पर, यानी कि वसा का पाचन जब होता है तो आमाशय से भोजन धीरे धीरे ग्रहणी वाले भाग में आता है। आमाशय से आने वाला भोजन जो है वो अम्लीय होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है ज्यादा होता है। अब फिर वही चीज जब ये ग्रहणी में आया तो ग्रहणी में आने पर ग्रहणी की ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा क्षारीय तरल का स्राव किया जाता है जिसमें बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। यह क्षारीय तरल क्या करता है? भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर दो काम करता है। पहला काम, अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम के लिए आवश्यक माध्यम उपलब्ध कराता है, और दूसरा HCl के प्रभाव से ग्रहणी की सुरक्षा करता है। अगला पॉइंट, पित्ताशय द्वारा पित्त रस निकल करके भी ग्रहणी में आता है, और ये ग्रहणी में आने पर ये दो काम करता है पित्त रस। पहला तो भोजन की अम्लीयता को समाप्त करता है यानी, और दूसरा काम ये क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन यानी वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण करता है ये। देखिए वसा का पायसीकरण, अब एक भी देखिए, वसा पाचक जो प्रमुख, सबसे प्रमुख जो एंजाइम है वसा का पाचन करने वाला जो प्रमुख एंजाइम है वो है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। यानी छोटी आंत में अगर देखा जाए तो लाइपेज जो है दो जगह से प्राप्त होता है। एक तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है लाइपेज एंजाइम, और दूसरा जो है छोटी आंत के एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा भी लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। तो अब पहले देखिए वसा का, अच्छा तो ये जो लाइपेज एंजाइम है यह पायसीकृत वसा का ही पाचन करता है। तो वसा का पायसीकरण किसे कहेंगे भाई? तो परिभाषा क्या है? वसा के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना वसा का पायसीकरण
कहलाता है। वसा के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो अब देखिए कैसे पायसीकरण कैसे होता है। तो सबसे पहले पित्त रस, वसा के पायसीकरण में पित्त रस सबसे महत्वपूर्ण होता है। कौन सा पदार्थ? पित्त रस। पित्त रस, पित्त रस जो है ये इसमें जो है मुख्य रूप से पित्त लवण, पित्त लवण प्लस लेसिथिन अणु, पित्त लवण तथा लेसिथिन अणु पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जो कि वसा के पायसीकरण में सहायक होते हैं। कौन कौन से? पित्त रस में पित्त लवण और लेसिथिन के अणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो कि वसा के पायसीकरण में सहायक होते हैं। पायसीकरण मतलब क्या बताया मैंने आपको? वसा के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना और वसा का पायसीकरण कहलाता है। अब देखिए, अच्छा ये जो पित्त लवण लेसिथिन के अणु है, इनको ये प्राकृतिक अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं। तो वसा का पायसीकरण होता है किस प्रकार से? तो देखिए आप, जैसे ये है कोई वसा की एक गोलिका है, तो देखिए जो हमने आपको बताया ना, पित्त लवण और लेसिथिन अणु, इनका एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। इनका एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। देखिए आप, पित्त लवण या लेसिथिन अणु का एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय। तो होता क्या है कि लेसिथिन और पित्त लवण जो अणु है, इनका ध्रुवीय भाग वसा गोलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। सॉरी, इनका अध्रुवीय वाला भाग जो है ये वसा गोलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। अध्रुवीय वाला भाग प्रवेश करता है, ध्रुवीय वाला नहीं। लेसिथिन अणु और पित्त लवण का अध्रुवीय वाला भाग जो है ये वसा गोलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, और इसका ध्रुवीय वाला भाग काइम में उपस्थित जल में विलेय रहता है। काइम का मतलब क्या हो गया भाई? हमने आपको बताया था कि काइम जो है आमाशय में भोजन का जितना पाचन हो जाता है, मतलब पूर्ण से पाचन तो होता नहीं है, जितना पाचन होता है वह भोजन जो है काइम कहलाता है। पच जाता है तो वो एक लेई के समान रचना में बदल जाता है, उसी को कहते हैं काइम। तो पित्त लवण का अध्रुवीय वाला भाग, पित्त लवण और लेसिथिन अणु का अध्रुवीय भाग वसा गोलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, और ध्रुवीय वाला भाग जो है ये काइम में उपस्थित जल में विलीय रहता है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, वसा अणुओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो वसा अणुओं का पृष्ठ तनाव कम होने के नाते वसा के अणु छोटे छोटे बूंदों में, गोलिकाओं में टूट जाते हैं। कितने छोटे छोटे? लगभग 1 माइक्रोन व्यास के छोटे छोटे बूंदों में टूट जाते हैं। यही क्या कहलाता है? पायसीकरण। वापस देखिए, वसा का पायसीकरण किसे कहते हैं? वसा के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना वसा का पायसीकरण कहलाता है। वसा के पायसीकरण में पित्त रस और पित्त रस महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पित्त रस में पित्त लवण तथा लेसिथिन के अणु होते हैं, जो कि अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं। पित्त लवण और लेसिथिन अणुओं का एक भाग ध्रुवीय
और दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय वाला भाग जो है वसा गोलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जबकि इसका ध्रुवीय भाग ये काइम में उपस्थित जल में विलीय रहता है, जिससे वसा अणुओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वसा जो है ये लगभग 1 माइक्रोन व्यास वाले छोटे छोटे बूंदों में टूट जाता है। यही क्या कहलाता है, वसा का पायसीकरण। तो जो लाइपेज एंजाइम है ये पायसीकृत वसा का पाचन करता है। अब देखिए भाई, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्ताशय में केवल आकर के संचित रहता है और आवश्यकता पड़ने पर पित्ताशय से ये निकल करके इस ग्रहणी वाले भाग में आता रहता है और जो वसा होगा उसका पायसीकरण करता रहता है। तो वसा के पाचन का पहला स्टेप हो गया भाई, पाचन से पहले वसा का पायसीकरण होता है। इसके बाद क्या होता है भाई, पायसीकरण के बाद क्या होता है, तो फिर लिखेंगे कि पित्ताशय द्वारा पित्त रस निकल करके, सॉरी, अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस निकल करके ग्रहणी में आता है। पित्त अग्नाशयिक रस में लाइपेज नामक वसा पाचक एंजाइम होता है। यह लाइपेज क्या करता है, पायसीकृत वसा को, पायसीकृत वसा, लाइपेज जो है यह पायसीकृत वसा को वसी अम्ल प्लस 2 मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। यानी अग्नाशयिक रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम पायसीकृत वसा को वसीयम 2 मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है और ये वसा पाचन का ये अंतिम उत्पाद होता है। अब इसके बाद भोजन आगे की तरफ बढ़ेगा, आएगा छोटी आंत से आगे क्षुद्रांत वाले भाग में। तो छोटी आंत के एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा भी लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है, जिसको कहा जाता है कि आमाशयिक लाइपेज, सॉरी, जिसको कहते हैं आंत्रीय लाइपेज, उसका कहते हैं आंत्रीय लाइपेज। यानी कि छोटी आंत के एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा भी लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। इस लाइपेज एंजाइम को आंत्रीय लाइपेज कहते हैं। इसको ये आंत्रीय लाइपेज भी सेम वही काम करता है जो अग्नाशयिक लाइपेज काम करता है। यानी यह भी पायसीकृत वसा को वसीय 2 मोनोग्लिसराइड अणुओं में तोड़ देता है। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम, कोलेस्टेरॉल एस्टर हाइड्रोलेज हम नीचे लिख दे रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम ये क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम जो है ये कोलेस्टेरॉल एस्टर को कोलेस्ट्रॉल एस्टर को वसी अम्ल में तोड़ देता है।
वसी अम्ल में तोड़ देता है। यानी कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर को वसी अम्ल में तोड़ देता है। अगला स्टेप क्या है? वसा पाचन का, यानी फास्फोलाइपेज एंजाइम, फास्फोलाइपेज एंजाइम भी लाइपेज भी छोटी आंत में स्रावित होता है। कौन सा एंजाइम? फास्फोलाइपेज एंजाइम भी छोटी आंत में स्रावित होता है। ये क्या काम करता है? ये फास्फोलिपिड का पाचन करता है। किसका? फास्फोलिपिड क्या करता है? ये फास्फोलिपिड को वसी अम्ल में तोड़ देता है, वसी अम्ल में तोड़ देता है। तो ये हो गया भैया प्रोटीन का, सॉरी वसा का छोटी आंत में पाचन। एक बार वापस देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए वापस। वसा पाचन का अंतिम उत्पाद वसी अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। आमाशय से अम्लीय भोजन धीरे धीरे करके ग्रहणी में आता है। ग्रहणी के गुरुनल ग्रंथि द्वारा क्षारीय तरल का स्राव होता है, जो कि भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर वसा पाचक एंजाइम लाइपेज के लिए आवश्यक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ग्रहणी की सुरक्षा करता है। फिर पित्ताशय से पित्तरस निकल करके भोजन में मिलता है। पित्तरस में पित्त लवण होते हैं और लेसिथिन होते हैं। पित्त लवण क्या काम करता है? ये भी भोजन की अम्लीयता को समाप्त कर देता है। फिर इसके बाद होता क्या है? वसा पाचन से पहले वसा का पायशीकरण होता है। वसा का पायशीकरण किसे कहते हैं? वसा के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना वसा का पायशीकरण कहलाता है। वसा का पायशीकरण कैसे होता है तो मैं आपको बता रहा हूं। यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। यह पित्तरस बन करके पित्ताशय में आकर के स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है। आवश्यकता पड़ने पर पित्तरस पित्ताशय से निकल करके ग्रहणी में आ जाता है। पित्तरस में पित्त लवण तथा लेसिथिन के अणु होते हैं, जो कि अपना की तरह कार्य करते हैं। पित्त लवण और लेसिथिन के अणु का एक भाग ध्रुवीय और दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय वाला भाग जो है वसा गोलिका के अंदर, अध्रुवीय वाला भाग जो है वसा गोलिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और जब इसका ध्रुवीय भाग वायु में उपस्थित जल में विलय रहता है। ऐसा होने से वसा का पृष्ठ तनाव, वसा अणुओं का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव कम होने के नाते वसा के अणु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसे वसा का पायशीकरण कहते हैं। और ये कितने छोटे टुकड़ों टूटते हैं? लगभग 1 माइक्रोन। जैसे भी आप देखो ये चौक है, चौक को आप पानी में भी डाल दो तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ये चौक के अणु जो है धीरे धीरे पानी में डिजॉल्व होते रहेंगे। ये चौक जो है धीरे धीरे पानी में घुलने लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी देखो इस अवस्था में इसका पृष्ठ तनाव अधिक है, जिससे ये आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन जब पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? इसके अंदर जैसे जैसे पानी के प्रवेश करने लगते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट टूट करके अलग होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से वसा के अणु भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब उनका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फिर क्या होता है? इसके बाद अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम ये पायशीकृत वसा को वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे भोजन आता है छोटी आंत में। छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत वाले भाग में आता है। इन भागों यानी इन छोटी आंत के एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा भी लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है, जिसे आंतरीय लाइपेज कहते हैं। यह आंतरीय लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि यह भी सेम वही काम करता है जो काम अग्नाशयिक लाइपेज करता है, यानी पायशीकृत वसा को वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देता है। इसके बाद छोटी आंत में कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एंजाइम स्रावित होता है। यह एंजाइम क्या करता है? ये कोलेस्ट्रॉल
वसी अम्ल में तोड़ देता है। और इसी प्रकार से फास्फोलाइपेज एंजाइम भी स्रावित उत्पादों की फास्फोलिपिड को वसी अम्ल में विघटित कर देता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन के बारे में हमने आपको बताया, प्रोटीन पाचन के बारे में कल ही बता दिया था हमने आपको कल के वीडियो में। अब ये जो ध्यान रखने वाली बात है कि वसा पाचन का जो अंतिम उत्पाद है क्या है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल। तो इनका अवशोषण जो है रुधिर में नहीं होता, इनका अवशोषण लसिका में होता है। ध्यान में रखना, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद जो है उसका अवशोषण रुधिर में होता है, जबकि बचे हुए वसा का अवशोषण लसिका में होता है। क्यों? क्योंकि वसी अम्ल और ग्लिसरॉल जो है ये रुधिर में घुलनशील विलेय नहीं होते, ये लसिका में विलेय होते हैं, इसलिए इनका अवशोषण लसिका में हो जाता है। और जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाचन का अंतिम उत्पाद जो है वो रुधिर में विलेय होता है, इसलिए उसका अवशोषण रुधिर में हो जाता है। तो इस प्रकार से छोटी आंत के विभिन्न भागों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के पाचन के बारे में हमने आपको वीडियो बना करके अच्छी तरीके से हमने आपको बताया है। आवश्यकता है इसको आप वीडियो को आप देखिए और इसका स्टडी करिए, और इसका जो नोट्स है ये नोट्स हमने कुछ बच्चों को हमने अवेलेबल करवा दिया है, और हो सकता है जो अवेलेबल कराया गया उसमें कुछ अलग तरीके से लिखा हो, जो हमने बताया है कुछ अलग है, लेकिन सबका थीम एक ही है, सबका आशय एक ही है। इसके बाद अब कल जो है नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अगले स्टेप के बारे में, अगला लेसन के बारे में। थैंक यू।